नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मैं रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से। मैं रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से। चांद इतना जला कि सुबह तक सूरज हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, जैसे कि एंशिएंट इंडिया की हमने सीरीज शुरू की है ना, बच्चों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और बच्चे कह रहे हैं सर कंप्लीट करवाना, बीच में मत छोड़ना। बच्चों, कंप्लीट एंशिएंट इंडिया करवाऊंगा। और मैंने ऐप पर जो एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, अपडेटेड हरियाणा जीके और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट इको हो गई है, वहाँ आज ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। वो मात्र आज के लिए 200 रुपये का कोर्स रहेगा। अगर आपको डिटेल से जल्दी करना है तो वो कर लेना। और यहाँ पर भी मैं करवाऊंगा, वो कोर्स है ना, वो आज के लिए 200 का रहेगा, वो देख लेना। तो जय माँ सरस्वती का नाम लेके बच्चों आज है ना गुप्त वंश की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे बच्चों? गुप्त वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे बच्चों? गुप्त वंश पढ़ेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आता है बच्चों, गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, बहुत बार आता है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और बच्चों, इसे हिंदुओं का स्वर्ण काल या गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इसे हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसे ना बच्चों कला एवं विज्ञान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन है ना बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में आ गए हैं। वी यूज टू कॉल्ड गोल्डन एरा। किस काल को हमने गोल्डन एरा कहते थे? गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदुओं का स्वर्ण। हालांकि बच्चों, अकबर के शासन काल को भी हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा गया, लेकिन अकबर से पहले हिंदुओं का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। कला एवं विज्ञान का क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से ना कलाओं के क्षेत्र में इस काल में विकास हुआ था। और विज्ञान, जैसे मेहरौली का लौह स्तंभ हम दिल्ली में पढ़ेंगे ना, जो मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था ना बच्चों, उसमें आज तक जंग नहीं लगा, इसलिए इसे विज्ञान का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बच्चों, अब मैं बताता हूँ मौर्यों के बाद है ना, जो मौर्य साम्राज्य मैंने कहा था, मौर्य साम्राज्य है ना सबसे विस्तृत साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो मौर्यों के बाद भारत का एकीकरण करने का काम किसने किया था? गुप्त वंश ने किया था। तो मौर्यों के बाद अगर पूछे सबसे विशाल साम्राज्य किस वंश का था बच्चों? गुप्त वंश का था। ये बात याद रख लेना। और बच्चों, कहते हैं गुप्त वंश ये ना, मैंने कल कुषाण वंश कराया था ना, ये कुषाणों के क्या होते थे? सावंत होते थे। ये याद कर लेना बच्चों। गुप्त वंश के जितने भी राजा थे, प्रारंभिक राजा, वो कुषाणों के क्या होते थे बच्चों? सावंत होते थे। यानी कुषाण के, कल कुषाण वंश के बारे में बताया था, वासुदेव उस वंश का अंतिम राजा था। और जो कुजुल कंफुसियस उस वंश का प्रारंभिक राजा था। कनिष्क के बारे में अभी हमने पढ़ा। लेकिन ये क्या होते हैं? कुषाणों के सावंत होते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे ना हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। एक बार ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि कौन कौन से स्रोत है जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। जैसे साहित्य में बच्चों एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस, ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुद्रा राक्षस ये ना विशाखा दत्त जी की रचना है। इसमें भी बच्चों कहीं ना कहीं गुप्त वंश के बारे में ये बताती है। देवी चंद्रगुप्तम भी बताती है। और कालिदास की रचनाएं, कालिदास की प्रमुख रचनाएं है ना बच्चों, वो भी हमें गुप्त वंश के बारे में बताती है। यानी कालिदास भी है ना गुप्त काल के एक महान जैसे कवि कालिदास माने जाते हैं। और बच्चों, जैसे वात्स्यायन की कामसूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। वात्स्यायन ने एक रचना लिखी थी
सूत्र। अगर ये आए ना बच्चों किसके काल में लिखी गई थी वात्सायन की काम सूत्र, तो ये कुषाण वंश के टाइम में लिखी गई थी। हाँ, इतना याद कर लेना, तो काम सूत्र वात्सायन की किसके टाइम में लिखी हुई थी? कुषाण वंश के टाइम में। कुषाणों के ये सामंत थे ना, तो बच्चों वात्सायन की काम सूत्र में किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। एक तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जी की हो गई, देवी चंद्रगुप्तम हो गई, और कालिदास जी के जितने भी नाटक है ना उनसे गुप्त वंश का पता चलता है, और वात्सायन की काम सूत्र में भी इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इतिहासकार बच्चों आज भी मौन है कि ये गुप्त वंश के शासक थे क्या। अब है ना कुछ इतिहासकार कहते हैं बच्चों ये शूद्र थे। क्या थे? ये शूद्र थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं बच्चों ये वैश्य थे या व्यापारी थे, और ज़्यादातर इतिहासकार आज भी मानते हैं ये क्या होते हैं? वैसे थे। लेकिन कंप्लीट हमें नहीं पता चलता, इतिहासकार कुछ कहते हैं तो ये शूद्र थे, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार एक बात से सहमत है तो कि ये क्या थे बच्चों? वैश्य थे। ये याद कर लेना। अब बच्चों शुरुआत में ना ये इनका शासनकाल केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। गुप्त वंश का प्रारंभिक शासनकाल है ना बच्चों, ये बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इनका प्रारंभिक शासन कहाँ तक फैला हुआ था बच्चों? इनका जो स्टार्टिंग का शासनकाल था ना वो कहाँ तक फैला हुआ था? तो इनका प्रारंभिक शासनकाल है ना केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही क्या था बच्चों? इनका प्रारंभिक शासनकाल सीमित था। कहाँ तक सीमित था बच्चों? बिहार और उत्तर प्रदेश। और देखते देखते ही ना इन्होंने ना पूरे संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। और बच्चों आता है कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जैसे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना लिखी थी। हरिसेन ने ना किसकी रचना लिखी थी बच्चों? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और ये किसके बारे में बताती है? हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। और प्रयाग प्रशस्ति में ना हमें बच्चों समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में भी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसी पुस्तक है जो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में भी बताती है। हालांकि मैं बाद में बताऊंगा बच्चों कि ये है ना मतलब ऐसे जहांगीर के बारे में और जहांगीर के बारे में भी, ये बीरबल के बारे में भी ये पुस्तकें बताती है। और कहते हैं ये कौशाम्बी में स्टार्टिंग में यह प्रयाग प्रशस्ति ना कौशाम्बी में थी अशोक के टाइम में, फिर अकबर है ना इसे इलाहाबाद ले आया था। तो बच्चों ये कई राजाओं के बारे में हमें बताती है, तो ये याद रख लेना हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। और एक इसके बारे में हमें बताता है बच्चों एरण अभिलेख, जो भानुगुप्त के समय का है। एरण अभिलेख है ना, गुप्त वंश का एक राजा था भानुगुप्त। और इसमें पहली बार हमें किसके प्रमाण मिले थे? सती प्रथा के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। तो इन चीज़ों से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, कुछ ताम्र पत्थर से और कुछ मोहरों से। कुछ ताम्र पत्थर से और कुछ बच्चों मुहरों से हमें गुप्त वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और बच्चों कुछ यात्रियों के वृत्तांत, जैसे कुछ यात्री आए थे भारत में, जैसे आपने सुना है बच्चों फायान आया था। कौन आया था? फायान। तो कुछ यात्रियों से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। जैसे फायान यात्री आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। और एक यात्री जैसे हवेनस्वांग, हालांकि हवेनस्वांग बाद में आया था, लेकिन हवेनस्वांग ने भी ना अपनी पुस्तक सीयूकी में गुप्त वंश के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। तो ये प्रमुख यात्रियों से भी हमें गुप्त वंश का पता चलता है। और बच्चों गुप्त वंश है ना ये रियल में ना कहा जाता है बच्चों 4वीं शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक है ना गुप्त वंश चला। हालांकि इसकी स्थापना तो 3री शताब्दी में हो गई थी, लेकिन रियल में ये 4वीं शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य एक लंबा शासनकाल है। अब बच्चों इसके राजाओं के बारे में पढ़ना होगा। पहले तो ना हमें ना ये डिटेल इसलिए करवाई कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किस वंश के बारे में जानकारी देती है। भानुगुप्त का जैसे एरण अभिलेख किस वंश के बारे में जानकारी देता है, या वो पूछ लेगा गुप्त वंश की जानकारी कौन सा यात्री देते हैं? हवेनस्वांग देता है और फायान देता है, दोनों चीनी यात्री थे। या वो पूछ लेगा कि स्टार्टिंग में ना ये विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम हो गया, कालिदास के नाटक हो गए, काम सूत्र वात्सायन का हो गया। ये सारे हमें गुप्त वंश के बारे में क्या देते हैं बच्चों? जानकारी देते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बच्चों गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इसकी स्थापना बच्चों श्री गुप्त ने की थी। ये
कम से कम ना सैकड़ों बार क्वेश्चन आ गया कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। और इनका शासनकाल बच्चों 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक बताया जाता है। और कुछ किताबें कहती हैं बच्चों इसने 275 ईस्वी में ना गुप्त वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन रियलिटी ये थी, ये आ सकता है बच्चों ज़्यादातर किताबें मानती है कि गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। लेकिन ना इसका शासनकाल है ना आएगा 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और बच्चों इसके बारे में जानकारी देती है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति हमें बताती है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति बच्चों हमें बताती है कि इस वंश का प्रारंभिक राजा कौन होता था, श्रीगुप्त होता था। ये कौन बताती है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति बताती है कि गुप्त वंश का पहला राजा कौन होता था। तो बच्चों कौन होता था, श्रीगुप्त होता था। और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं पल चलती। और इसके बाद है ना इसका बेटा राजा बनता है घटोत्कच गुप्त राजा बनता है। और कहते हैं बच्चों 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक राजा कौन रहा था, घटोत्कच राजा रहा था। और कहते हैं बच्चों इससे संबंधित हमें एक ताम्र पत्र भी मिला। ये वो आप पूछ सकता है गुप्त वंश का पहला राजा कौन सा था जिसके बारे में हमें ताम्र पत्र मिला है। तो बच्चों घटोत्कच गुप्त है ना इस वंश का पहला राजा था जिसके बारे में हमें ताम्र पत्र मिला है। और ये पहला राजा था बच्चों जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि श्रीगुप्त वो मानता था, कुषाणों का सामंत मानता था खुद को, इसलिए उसने कोई उपाधि धारण नहीं की। तो घटोत्कच प्रथम के बारे में ही हमें पहला ताम्र पत्र मिला है। और घटोत्कच प्रथम ने ही बच्चों किसकी उपाधि धारण की थी, तो महाराज की उपाधि धारण की थी। अब बच्चों इस वंश का ना सबसे प्रमुख राजा आता है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, इस वंश का सबसे पहला प्रमुख राजा कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और बच्चों ये 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक क्या रहेगा, राजा रहेगा। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक राजा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, यह इस वंश का रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक था। वो पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ना बच्चों वो चंद्रगुप्त प्रथम था। रट लेना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पक्का रट लेना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होता था, तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने क्यों माना जाता है, क्योंकि 319 ईस्वी में ना इसने बच्चों गुप्त साम्राज्य की क्या की, गुप्त संवत, इसने ना गुप्त संवत चलाया था। सबसे पहले आता है बच्चों गुप्त संवत किसने चलाया था, तो गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी में। मैंने कल बताया था 78 ईस्वी में ना कनिष्क ने क्या सा संवत चलाया था, शक संवत चलाया था जिससे भारतीय कैलेंडर है। और 58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया था, विक्रम संवत चलाया था। वो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व है। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया और इसने बच्चों कब चलाया, 319 ईस्वी में चलाया। और आपसे ये पूछा जा सकता, एक बार आया था गुप्त संवत और शक संवत के बीच में लगभग कितना अंतर है, तो 241 वर्ष का इनके बीच में क्या मिलता है, अंतर मिलता है। ये भी क्वेश्चन आ गया, लगभग कितना अंतर है, 241 वर्ष का इसके अंतर मिलता है। अब बच्चों 319 ईस्वी में गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और बच्चों इसने ना वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और सबसे पहले बच्चों वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार किस राजा ने शुरू किया था, आप हमें कमेंट करके बताना और मैंने वो क्वेश्चन आपको करवा दिया है। तो बच्चों उस राजा के बाद सबसे इसने ना किसके द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया था, वैवाहिक संबंधों के द्वारा। ये क्वेश्चन बच्चों आया था। और इसने ना सबसे इंपॉर्टेंट एक पेपर में आता है कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। इसने किससे शादी की थी बच्चों, लिच्छवी की राजकुमारी
कुमार देवी से शादी कर ली थी। कुमार देवी, मैंने कहा था ना बच्चों, इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया था और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर ली और इसको दहेज में क्या मिला था बच्चों? वैशाली मिला था। ये भी क्वेश्चन आ गया, किसको दहेज में वैशाली मिला था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में वैशाली मिला था और ये पहला राजा था बच्चों जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मैंने कहा था बच्चों, घटोत्कच प्रथम ने तो महाराज की उपाधि धारण की थी और इसने ना महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस वंश का अगर संस्थापक आए तो श्रीगुप्त था और इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम था। राजा बनते 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था, वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, वैशाली दहेज में मिला और महाराजा धीराज की उपाधि उसने क्या की थी? धारण की थी। बच्चों एक बार यहां से क्वेश्चन ये आया था, इसका बेटा कौन राजा बनता है? समुद्रगुप्त राजा बनता है। 335 से 375 ईस्वी तक कौन राजा बना बच्चों? समुद्रगुप्त राजा बना, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद बच्चों इसका बेटा राजा बनता है, समुद्रगुप्त राजा बनता है। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक राजा कौन रहा बच्चों? समुद्रगुप्त राजा रहा। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? समुद्रगुप्त है ना, इसकी ना माँ का नाम क्या था बच्चों? कुमार देवी था, जो कहाँ की रानी थी बच्चों? लिच्छवी की रानी थी। और पेपर में आता है इसे क्या कहा जाता था बच्चों? लिच्छवी दोहितर कहा जाता था। रट लेना, इसे क्या कहा जाता था? इसे लिच्छवी दोहितर कहा जाता था। ये पेपर में पक्का आता है। कौन सा राजकुमार लिच्छवी दोहितर कहलाकर खुश होता था? तो समुद्रगुप्त क्या होता था? खुश होता था। और इस वंश का ये बच्चों सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। इस वंश का पहला प्रतापी राजा तो इसका पिता चंद्रगुप्त प्रथम था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे कहा जाता है बच्चों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और कहते हैं बच्चों इसने आर्यवर्त में ना 9 विजय हासिल की थी और दक्षिण वर्त में इसने 12 विजय हासिल की थी। इसीलिए ना इसको बच्चों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, रट लेना, ये क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चों? समुद्रगुप्त को ना भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। और एक बार आया बच्चों इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, किसको भारत का नेपोलियन कहा था? विंसेंट स्मिथ ने ना समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। आर्यवर्त साइड इसने 9 विजय हासिल की थी और दक्षिण वर्त साइड इसने 12 विजय हासिल की, इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा दिया था? भारत का नेपोलियन कहा था। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चों? समुद्रगुप्त को ना भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना आगामी एग्जाम में ना मैं तो कहूँगा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बच्चों समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त के ना इसके दरबार में रहता था हरिसेन। कौन रहता था बच्चों? हरिसेन रहता था। उसने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। वो पेपर में पूछेगा। इसका दरबारी कवि कौन होता था बच्चों? हरिसेन होता था। और प्रयाग प्रशस्ति में बच्चों किसकी विजय की बात की गई है? समुद्रगुप्त की विजय की बात किस में की गई है बच्चों? प्रयाग प्रशस्ति में की गई है। और ये प्रयाग प्रशस्ति बच्चों पहले कहते हैं कौशाम्बी में होता था और इसका निर्माण करवाया था बच्चों किस राजा ने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और इसको बच्चों अकबर कहता है बच्चों। इसको कहाँ ले आया था? इलाहाबाद। और इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज भी कहा जाता है। तो बच्चों इसे प्रयाग प्रशस्ति का प्रारंभिक जो किसने किया था? आरंभ इसको अशोक ने किया था और इसे अकबर इलाहाबाद में ले आया था। और लेने के बाद मुगलों के टाइम में भी बच्चों इसमें खुदाई का काम हुआ था और कुछ अभिलेख लिखे गए। तो प्रयाग प्रशस्ति में ना बच्चों ये मतलब आपका पूछा जाएगा, ये जहांगीर और बिरबल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति में बच्चों सम्राट अशोक के बारे में, अकबर के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, जहांगीर के बारे में और बिरबल के बारे में भी हमें जानकारी। ये चीज़ें है ना बच्चों, जब डिटेल से आप NCERT वगैरह का अध्ययन करोगे ना तब ये बातें निकल कर आएगी। अदरवाइज तो हम बच्चों केवल इतना ही पढ़ते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन
मिलता है, लेकिन इन केस वो पूछ ले किस में मतलब जहांगीर और बिरबल के बारे में भी पता चलता है, तो बच्चों वो प्रयाग प्रशस्ति में ही पता चलता है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने का फायदा है। आप है ना, मैं आपको बच्चों अब एक एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा, आप इंडिया जीके का, जिसमें इंडिया जीके आती है, कोई मर्जी बच्चों कितने से बड़ा स्टेट एग्जाम दे देना, आपको बच्चों ये मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ ना, वो सभी एग्जाम में आपका जो है ना मोस्टली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपने प्यार से ये एंशिएंट इंडिया को कवर कर लिया। अब बच्चों यहाँ से और क्वेश्चन आता है कि इसने ना एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसीलिए इसे अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी मिली है। वो कहेगा कौन से राजा को अश्वमेध यज्ञ कर्ता कहा जाता है, तो बच्चों समुद्रगुप्त ने ना एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, मैंने कहा था अश्वमेध यज्ञ अगर आए आपको किसके लिए किया जाता है बच्चों, साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ होता है। तो इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उस अश्वमेध यज्ञ में ना मतलब क्या है बच्चों, इसे अश्वमेध यज्ञ कर्ता कहा, अश्वमेध कर्ता भी कहा जाता है। और बच्चों कहते हैं श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, ये भी बच्चों पेपर में आता है, श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, रट लेना बच्चों, कहाँ का शासक था, श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन। और मेघवर्मन ने ना इसके दरबार में क्या भेजा था, एक राजदूत भेजा था और कहा था बोध गया में ना हमें है ना महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनवानी है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनवानी है। तो इसने ना वो पूछेगा श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था, तो समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और इसने ना उस मेघवर्मन को क्या दे दी थी, परमिशन दे दी थी। और बच्चों इलाहाबाद अभिलेख से ना ये पता चलता है कि इसे धर्म प्रचारक बंधु भी कहा जाता है, धर्म प्रचारक बंधु भी कहा जाता है। वो कहेगा किसको धर्म प्रचारक बंधु कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में पक्का आएगा। और एक बार आया था बच्चों वसुबंधु, ठीक है, एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था वसुबंधु, और वसुबंधु किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसको भी इसने क्या दिया था, संरक्षण दिया था। तो पेपर में आएगा बच्चों इसने किसको संरक्षण दिया था, वसुबंधु को। और वसुबंधु किस धर्म को मानने वाला था बच्चों, वसुबंधु है ना बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और इसने अपने दरबार में ना वसुबंधु को क्या दे रखा था, संरक्षण दे दिया था। श्रीलंका का शासक मेघवर्मन भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और बोध गया जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है बच्चों, बोध गया, मैंने महात्मा बुद्ध की सारी चीजें बताई थी, बोध गया बिहार में उनको क्या प्राप्त हुआ था, ठीक है, सारी चीजें बताई थी। तो बोध गया में ना उसने एक महात्मा बुद्ध की पिक्चर बनवाना चाहता था मेघवर्मन, तो इसने परमिशन दे दी थी। इलाहाबाद अभिलेख में इसे धर्म प्रचारक बंधु कहा जाता है, इसने वसुबंधु बौद्ध धर्म के अनुयायी को संरक्षण दिया था। और बच्चों इसे ना कविराज भी कहा जाता है, रट लेना, इसे क्या कहा जाता है, कविराज। वो पूछेगा इतिहास में कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो समुद्रगुप्त को ना भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता था बच्चों, कविराज भी कहा जाता था, रट लेना, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारतीय इतिहास में कविराज भी कहा जाता था। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, वो यही रहेगा कि एक हमें ना एक सिक्का मिला है, एक क्या मिला है हमें, सिक्का, जिस पर समुद्रगुप्त है ना वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। एक सिक्का मिला है जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। तो वो पूछेगा किस राजा का हमें एक सिक्का मिला है, तो समुद्रगुप्त का बच्चों हमें एक सिक्का मिला है जिस पर ना ये क्या बजा रहे थे, वीणा बजाते हुए इनको दर्शाया गया, तो इनको कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के बाद बच्चों कहते हैं इनका बेटा है ना चंद्रगुप्त सेकंड क्या बनेगा, राजा। तो कल बच्चों हम ना गुप्त वंश के सभी राजा कल कंप्लीट करवा दूंगा, और एक वीडियो में ना बच्चों मैं गुप्त प्रशासन के बारे में, इनकी कलाकृतियों के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों एंशिएंट इंडिया इतनी डिटेल से कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था गुप्त वंश है ना, ये क्या होते थे, गुप्त वंश वाले कुषाणों के क्या होते थे, सामंत होते थे। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसको हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है, विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है,
देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है साहित्यिक जानकारी, और मुद्रा राक्षस से मिलती है, कालिदास के नाटकों से मिलती है, वात्स्यायन की कामसूत्र से मिलती है। हालांकि वात्स्यायन की कामसूत्र ये कुषाण वंश के टाइम में लिखी थी। फिर यात्री अवेन स्वांग और फायान से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। कुछ सिक्कों से इनकी जानकारी मिलती है। फिर इस वंश का सबसे पहला राजा श्रीगुप्त होता था। कहते हैं 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा था, और 275 ईस्वी में उसने किसकी स्थापना की थी? गुप्त वंश की। और ये जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है। 280 से 319 ईस्वी तक है ना राजा रहा था घटोत्कच, गुप्त राजा रहा था, और इनका प्रारंभिक शासनकाल बिहार से उत्तर प्रदेश तक सीमित था। लेकिन मौर्यों के बाद ना गुप्त वंश ऐसा वंश था जिसने भारत का एकीकरण किया। घटोत्कच से हमें ताम्रपत्र मिला है और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इस वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 से 335 ईस्वी तक रहा था, और राजा बनते ही ना उसने गुप्त संवत चलाया था, और गुप्त संवत और शक संवत के बीच में 241 वर्ष का अंतर है। और चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन आता है बच्चों, इस वंश का पहला प्रतापी राजा था और वास्तविक संस्थापक था, और वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, और उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बाद में उसके बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त राजा बनता है 335 से 375 ईस्वी तक। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रियल में आपसे पूछे बच्चों नेपोलियन कहाँ का था? नेपोलियन फ्रांस का था। एक बार आया था नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में बना। रियल में नेपोलियन बोनापार्ट है ना, ये फ्रांस का क्या था? राजा था। और नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध बच्चों वाटरलू का युद्ध था, जो उसने 1815 में लड़ा था। ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। और बच्चों समुद्रगुप्त से और भी क्वेश्चन बनेंगे। समुद्रगुप्त से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि हरिसेन इसका दरबारी कवि था, उसने प्रयाग प्रशस्ति में इसकी विजयों का वर्णन किया। इसे कविराज भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड बच्चों एक सिक्का मिला है जिस पर ना ये क्या बजाते हुए दर्शाए गए हैं? बीणा बजाते हुए इनको दर्शाया गया। तो समुद्रगुप्त के बारे में ना बच्चों बहुत सी जानकारी हमें मिलती है, और समुद्रगुप्त से ना बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समुद्रगुप्त से बनने वाले हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में ना बच्चों कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको चीज़ें करवाई है कि इसने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया, इसलिए इसे अश्वमेघ कर्ता भी कहा जाता है। इससे एक सिक्का मिला है जिस पर ये बीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। वसुबंधु बौद्ध अनुयायी था, उसको संरक्षण दिया था। श्रीलंका के शासक मेघ बर्मन ने अपना राजदूत इनके दरबार में भेजा था बोध गया में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए। और इलाहाबाद के स्तंभ लेख में इन्हें धर्म प्रचारक बंधु की भी संज्ञा दी गई है। और बच्चों कल की जो वीडियो रहेगी उसमें ये सारे शासनकाल जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में भी बच्चों अकबर की भांति नवरत्न रहते थे, कल उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेंशन मत लेना, बड़े आराम से और अच्छे से मैं आपको एंशिएंट इंडिया करवाऊंगा। और आपका ना ये प्यार मिलता रहना बच्चों। आप है ना एक ही रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चा ना कमेंट करके बताया करो कि सर आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और मैं आपको ना कंप्लीट एंशिएंट इंडिया के बाद कंप्लीट मिडल और मॉडर्न इंडिया करवाऊंगा। बस आप है ना एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।